ओके स्टूडेंट्स, जैसे हमने मास परसेंट देखा था उसी तरह हम लोग वॉल्यूम परसेंट भी देख सकते हैं। वॉल्यूम परसेंट, इसे ही हम लोग परसेंट बाय वॉल्यूम बोलेंगे, और अगर सिंबल में रिप्रेजेंट करेंगे तो परसेंट स्मॉल वी बाय कैपिटल वी। और जैसे हमने मास परसेंट को डिफाइन किया था, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, और अगर मास ऑफ सॉल्यूट लेंगे उसे भी ग्राम लेंगे, क्योंकि जो सॉल्यूशन बोल रहे हैं हम लोग ग्राम में बोल रहे हैं। उसी तरह वॉल्यूम के लिए बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, इसे अगर मिलीलीटर में लिया सॉल्यूट को तो प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो हमने अब डिफाइन कर दिया है, इट इज़ डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और वॉल्यूम लेंगे मिलीलीटर में, तो जो हमारा सॉल्यूशन है उससे भी मिलीलीटर में लेंगे। तो 100 ml में सॉल्यूशन में जितना ml सॉल्यूट होगा वही होगा वॉल्यूम परसेंट। तो इसे डिफाइन किया है, जैसे हमने मास परसेंट को डिफाइन किया था, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, तो यहाँ बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। और सॉल्यूट अगर मिलीलीटर में ले रहे हैं तो सॉल्यूशन भी हम लोग मिलीलीटर में लेंगे। अब देखो इसमें जो टर्म आ रहा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आ रहा है, और वॉल्यूम जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, डिक्रीज करते हैं तो डिक्रीज करता है। तो जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसीलिए परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम जो भी है ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो हम लोग इसमें लिखेंगे इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब इसके बाद एक और परसेंटेज का टर्म हम लोग ले लेते हैं, परसेंट मास बाय वॉल्यूम। परसेंट मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम का मतलब है जो सॉल्यूट है उसका मास लेंगे और जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम लेंगे। ठीक है, इसे ही हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं परसेंट W स्मॉल w बाय कैपिटल V। कैपिटल हम लोग सॉल्यूशन के लिए और स्मॉल सॉल्यूट के लिए लिखते हैं। तो इसे भी डिफाइन कर सकते हैं। अब ये मास ले रहे हैं तो मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में इंटू 100, मतलब 100 ml सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है उसे हम लोग बोलेंगे परसेंट मास बाय वॉल्यूम। तो इसे भी हम लोग डिफाइन करते हैं। तो अब जो हमने परसेंट बाय वॉल्यूम डिफाइन किया है, तो परसेंट बाय वॉल्यूम का मतलब है वॉल्यूम सॉल्यूशन का लेंगे और मास सॉल्यूट का, सॉरी परसेंट बाय वॉल्यूम नहीं, परसेंट मास बाय वॉल्यूम। परसेंट बाय वॉल्यूम तो हमने ऊपर किया था, परसेंट मास बाय वॉल्यूम तो मास सॉल्यूट का और वॉल्यूम सॉल्यूशन का, और इसे डिफाइन किया है इट इज़ डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो फार्मूला हो गया मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास लेंगे ग्राम में और वॉल्यूम लेंगे मिलीलीटर में इंटू 100। अब देखो इसमें भी वॉल्यूम टर्म आ रहा है, तो वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, इसीलिए इट इज़ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, क्योंकि इसमें भी वॉल्यूम वाला टर्म आ रहा है। अब जो परसेंट वाले के यूनिट की बात करते हैं बच्चे, ये सारे जो है यूनिट लेस होगा, इसमें यूनिट नहीं होगा, क्योंकि जो इसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं परसेंट के टर्म में करते हैं। तो अगर इस यूनिट लिखोगे तो परसेंट बाय मास का परसेंट W बाय W, परसेंट बाय वॉल्यूम का परसेंट V बाय V, और जो परसेंट मास बाय वॉल्यूम है परसेंट M बाय V या परसेंट W बाय V। तो इस तरह से लिखते हैं, इसका कोई मतलब स्पेसिफाइड यूनिट हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टर्म एक्सप्रेस करेंगे पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन जिसे हम लोग ppm बोलते हैं शॉर्ट में, ppm पार्ट्स पर मिलियन। जैसे हमने परसेंट के लिए बोला 100 में से 100 ग्राम में से जितना ग्राम है, तो उसी तरह पार्ट्स पर मिलियन में से बोलेंगे 1 मिलियन मतलब 10 का पावर 6 ग्राम में कितना ग्राम सॉल्यूट होगा, या 10 का पावर 6 मिलीलीटर में कितना मिलीलीटर होगा, 10 का पावर 6 पार्ट में से कितना पार्ट है, तो उसे हम लोग बोलेंगे पार्ट्स पर मिलियन। तो इसे भी हम लोग डिफाइन करते हैं। तो अब हमने पार्ट्स पर मिलियन को डिफाइन किया है, हमने डिफाइन किया है इट इज़ डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 10 का पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो हमने क्वांटिटी लिया है ग्राम में लिया है, तो सॉल्यूशन का भी मास जो लेंगे 10 का पावर 6 ग्राम में लेंगे। ठीक है, अगर हम लोग सॉल्यूट को मिलीलीटर में लेते तो यहाँ पे 10 का पावर 6 मिलीलीटर लेते। तो इसीलिए हमने डिफाइन किया है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम लिया अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 10 का पावर 6।
और अगर वॉल्यूम लेते तो इन मिलीलीटर अपॉन मिलीलीटर लेते। लेकिन हम लोग जनरली इसमें मिलीलीटर नहीं लेते हैं, क्योंकि मिलीलीटर मतलब वॉल्यूम ले रहे हैं और वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर चेंज करेंगे तो इसका कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसमें वॉल्यूम नहीं लेते हैं, हम लोग जनरली मास से ही एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो और इसका यूनिट की बात जब हम लोग करेंगे तो इसे हम लोग ppm लिखते हैं, इसे हम लोग परसेंट नहीं लिखते हैं, जैसे कि परसेंट बाय मास लिखा था। तो और परसेंट बाय मास में याद रखना 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ppm में 10⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह पार्ट्स पर ट्रिलियन आ जाएगा, तो ट्रिलियन में 9 से 10⁻9 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हमें उसका यूज नहीं होता है, हमें ppm का ही यूज होता है, 10⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका यूनिट में हम लोग ppm लिखेंगे। अब ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा हमने क्या लिया है। अगर मास लिया है तो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, और अगर वॉल्यूम लिया है तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ये डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर इफ पार्ट्स इज वॉल्यूम। इट लिख देता हूँ मैं, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर इफ पार्ट्स इज वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम है तो डिपेंड करेगा, और इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, डज नॉट डिपेंड या इंडिपेंडेंट लिख सकते हैं, डिपेंड ऑन टेम्परेचर इफ पार्ट्स इज मास। अगर मास लेंगे तो इंडिपेंडेंट होगा, मतलब डिपेंड नहीं करेगा, और वॉल्यूम लेंगे तो डिपेंड करेगा। ठीक है, इस पर भी सिमिलर क्वेश्चन बनेगा जैसे कि हमने परसेंट वाला देखा था। अब हम लोग नेक्स्ट टर्म ले रहे हैं जो कि हेनरी लॉ में भी यूज होगा, और इम्पोर्टेंट टर्म है, इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज होगा, रॉल्स लॉ में, हेनरी लॉ में, हर जगह यूज आएगा, और वो है मोल फ्रैक्शन। तो नेक्स्ट टर्म हमने स्टार्ट किया है अब मोल फ्रैक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, इस पे जेई में भी क्वेश्चन आते हैं, नीट में भी आते हैं, बोर्ड पे भी क्वेश्चन इस पे आते हैं, तो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे इस पे भी। मोल फ्रैक्शन को हम लोग कैपिटल एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं या स्मॉल एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एक्स या स्मॉल एक्स। तो मोल फ्रैक्शन के लिए हमें पहले मोल निकालने के लिए आना चाहिए, और मोल निकालने के लिए हमें आता ही है। मोल हम लोग निकालते हैं, अगर हमारे पास मास दिया है तो मास, जिसका मास दिया है उसके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। वॉल्यूम अगर एसटीपी पे दिया है तो 22.4 से डिवाइड कर देंगे, और अगर पार्टिकल्स दिया है तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो मोल आ जाएगा। अब जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल को उस सॉल्यूशन में जितने भी सब्सटेंस हैं सारे मोल से डिवाइड कर देंगे, तो वो आ जाएगा मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो हम लोग डिफाइन करते हैं इसे, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, जिसका निकालना है, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, जिसका निकालना है उसका मोल अपॉन सॉल्यूशन में जितने कंपोनेंट है सबके मोल से उसे डिवाइड कर देंगे, तो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। तो यहाँ डिफाइन करता हूँ मैं। तो अब हमने मोल फ्रैक्शन डिफाइन भी कर दिया यहाँ पे, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो, मतलब रेशियो है, डिवाइड के फॉर्म में है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट यहाँ पे वो लेंगे जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। जैसे हम लोग कोई एक सॉल्यूशन ले लेते हैं, उसमें मान लिया 2 पार्टिकल है, बाइनरी सॉल्यूशन ले सकते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन में दो टर्म होगा, एक ए मान लेते हैं, एक बी मान लेते हैं, कोई भी सॉल्यूट हो, कोई भी सॉल्वेंट हो। ठीक है, ए का नंबर ऑफ मोल्स मान लेते हैं, ए के नंबर ऑफ मोल्स जो है एन ए है, और बी के नंबर ऑफ मोल्स मान लेते हैं एन बी है। ठीक है, तो ए का मोल फ्रैक्शन हम लोग एक्स ए से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको एक्स बी से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो गया मोल फ्रैक्शन, ये हो गया इसका मोल फ्रैक्शन, शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, मतलब ए के मोल एन ए है, बी के एन बी है, ए का मोल फ्रैक्शन एक्स ए है, बी का एक्स बी है। तो जो हम लोग एक्स ए लिखेंगे, तो एक्स ए का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, तो ए का मोल अपॉन सॉल्यूशन में जितने कंपोनेंट हैं सबके मोल का सम, तो सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट है, ए का मोल एन ए, बी का मोल एन बी, सॉल्यूशन में जितने मोल हैं सबको इससे डिवाइड करेंगे। सिमिलरली अगर एक्स बी निकालेंगे तो बी का मोल एन बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स एन ए प्लस एन बी। ठीक है, इसी तरह अब देखो, अगर मोल फ्रैक्शन जितने भी कंपोनेंट हैं सबके मोल फ्रैक्शन को ऐड करोगे तो ये हमेशा 1 आएगा। ठीक है, जैसे इसको ऐड करना है तो मैं करके दिखा देता हूँ, एक्स ए प्लस एक्स बी अगर करोगे तो क्या होगा, ये दोनों ऐड होगा, एलसीएम आ जाएगा एन ए प्लस एन बी, यहाँ बचेगा एन ए, यहाँ बचेगा एन बी, डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा।
ठीक है। तो एक्स ए प्लस एक्स बी 1 है, तो अगर एक्स ए निकालना हो, एक्स बी का मोल फ्रैक्शन पता हो तो 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा, और अगर एक्स ए का पता हो एक्स बी निकालना है तो 1 माइनस एक्स बी हो जाए एक्स ए हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अगर 3 कंपोनेंट है किसी सॉल्यूशन में ए बी सी, इसका मोल मान लो एन ए है, इसका एन बी है, इसका एन सी है, इसका एक्स ए है, इसका एक्स बी मोल फ्रैक्शन एक्स सी है, ये मोल्स मान लिया हमने और ये मोल फ्रैक्शन मान लिया। तो सेम फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं, एक्स ए इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। सिमिलरली एक्स बी इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। सिमिलरली एक्स सी हो जाएगा एन सी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। इस तरह से हम लोग लगा सकते हैं, और इसमें भी जितने कंपोनेंट हैं सबके मोल फ्रैक्शन एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी ऐड करोगे तो 1 आएगा। अब इसके यूनिट की बात करेंगे तो इसका भी कोई यूनिट नहीं होगा, यूनिट लेस होगा, क्योंकि ये सेम कंपोनेंट का रेशियो है, ये 2 मोल का रेशियो है। देखो ये भी मोल ये भी मोल, तो मोल अपॉन मोल कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी यूनिट लेस होगा। और मोल जो है टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, मोल फिक्स होता है, क्योंकि मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं जो फिक्स होते हैं, इसीलिए ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। अब हम लोग इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं। अब हमने एनसीईआरटी नहीं, इस बार कंपेंडियम का क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है हमारे पास 36 ग्राम वाटर है और 828 ग्राम इथेनॉल है, इथाइल अल्कोहल C2H5OH है। इसको मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया है। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे। आइडियल सॉल्यूशन बनाया है, आइडियल से भी हमें मतलब नहीं है, समझ लो ये एक सॉल्यूशन है, ठीक है। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन इट, इसमें वाटर का मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है। तो अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। हमें वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो इसका क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सारी कंपोनेंट का सम, ठीक है। सॉरी, मोल ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना है, तो मोल ऑफ वाटर अपॉन जितने कंपोनेंट है सबके मोल का सम, ठीक है। तो सबसे पहले मोल ऑफ वाटर निकालेंगे। तो वाटर का मास दिया है 36 अपॉन मोलर मास 18, तो वाटर के 2 मोल आ गए। और इथाइल अल्कोहल के मोल निकालते हैं C2H5OH के, तो क्या है 828 अपॉन इसका देखो 12 दूनी 24, 5 29, 1 30, 16 46, तो अच्छा करता 18 हो जाएगा, 18 मोल ये आ जाएगा, ठीक है। अब वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो वाटर के मोल आया है 2 डिवाइडेड बाय टोटल 2 प्लस 18 मोल, मतलब 2/20 आ गया, दैट इज मोल फ्रैक्शन 1/10 विच इज इक्वल टू 0.1। तो यहाँ से हमें वाटर का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा 0.1, यही हमें कैलकुलेट करना था। तो इस तरह से हम लोग मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं।